तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा द्विवेदी, मिशन समृद्धि के मिशन आयुष आरोग्यकर कार्यक्रम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं हमारी टीम की तरफ से आप सभी का आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ वैद्य आशीष जी हैं जो कि आज के सत्र में मेरा सहयोग करेंगे। और साथ में अभी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र मेहरोत्रा जी जुड़ने वाले हैं जो कि जीवनी सोसाइटी के संस्थापक और सचिव हैं और हमारा आज के सत्र में मार्गदर्शन करेंगे। बात करते हैं आज का सत्र किस विषय पे है। तो आज का सत्र हम विशेषज्ञों से ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी कि आज आज का जो मौसम है, गर्मी का जो मौसम है, उसमें हमारा आहार विहार कैसा हो और इस मौसम में होने वाली सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं जो होती हैं उनका घरेलू प्रबंधन हम किस प्रकार करें, इस पर हम अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे जो कि यूनानी पैथी से जुड़े हैं, हमारे विशेषज्ञ और आयुर्वेद से हैं। जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी विशेषज्ञों व सुनने वालों का मेरी तरफ से भी स्वागत है। गर्मी का मौसम है। इस मौसम में जहां एक और आम, तरबूज, खरबूजे जैसे स्वादिष्ट फल जहां दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ज्यादा गर्मी और धूप की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के कारण आजकल बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, आइए इस पर विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। आज के विशेषज्ञों में मैं आप सभी को परिचय करा दूं। आज हमसे जुड़े हैं वैद्य मनदीप जायसवाल जी। आप SRM राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आशीष जी आप म्यूट हो गए। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, वो असल में कॉल आ गई थी तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनील प्रताप भटनागर जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से BUMS हैं तथा डॉक्टर RML अस्पताल व दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली में यूनानी सलाहकार भी हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। क्या डॉक्टर मल्होत्रा जी हमसे जुड़ पाए हैं? हाँ जी, जुड़ गए हैं आपसे। तो मैं सत्र को आगे बढ़ाने से पहले मैं डॉक्टर मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस सत्र के बारे में दो शब्द कहें। डॉक्टर मल्होत्रा जी। नमस्कार डॉक्टर मनदीप जी और हकीम भटनागर साहब, आप सबसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत नमस्कार। और सभी साथियों को जैसा सभी अधिकांश लोग जानते हैं, जीवनी सोसाइटी और मिशन आरोग्यकर पिछले कई वर्षों से ये स्वास्थ्य विषयक विषयों पर वेबिनार करता रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिलता रहा है और जुड़ रहे हैं। और अभी इस बार 6 राज्यों में हमारे साथियों ने मिशन समृद्धि के साथ मिलकर ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। और जो जीवनी सोसाइटी के बारे में आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है कि हम लोग पिछले लगभग 3 दशकों से अधिक समय से पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य में जन स्वास्थ्य को कैसे जोड़ा जाए, मतलब घरेलू स्तर पर कैसे उसका हम लाभ उठा सकते हैं, इस पर काम करते रहे हैं। पत्रिका भी छापी है, काफी सारा साहित्य भी छापा है। तो वो सब, ये जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, इनको भी शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि वो अधिकांश जब सामग्री हिंदी में है, पर धीरे धीरे वो अगर अपनी स्थानीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद करना चाहे तो उसकी पूरी छूट है और ये एक आंदोलन का रूप लेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और आज ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सब वैसे भी जान रहे हैं कि उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में तो विशेष करके गर्मी का प्रकोप काफी ऑलरेडी बढ़ गया है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में जो बदलाव आए हैं उसके कारण दुनिया भर में गर्मी बढ़ने की घटनाएं और भविष्यवाणियां हो रही हैं। तो इसलिए इससे कैसे इस ऋतु में अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, इस पर आज जो बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद सर। मल्होत्रा। चर्चा शुरू करने से पहले सभी प्रतिभागियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि इस दौरान चर्चा के दौरान आपकी कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है तो उसे चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, जिसको वेबिनार के एंड में हम इस पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो भी सत्र में पहली बार जुड़ा है वो अपना नंबर, फोन नंबर चैट बॉक्स में दे दे, जिससे हम आगे होने वाले वेबिनार्स के बारे में आपको इन्फॉर्म कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। मैं वैद्य मनदीप जायसवाल जी से हम जानना चाहेंगे कि इस ऋतु की क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है। वैद्य मनदीप जायसवाल। हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले मल्होत्रा सर को नमस्कार। इस सत्र के ऑर्गेनाइजर मनीषा जी, डॉक्टर आशीष जी और अन्य सभी जीवनी सोसाइटी के मेंबर्स, आप धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं सीधे अपने बिंदु पे, जिस पे आपने प्रश्न किया है, ग्रीष्म ऋतु जो अभी वर्तमान में चल रही है, तो हम ग्रीष्म ऋतु पे ही बात कर रहे हैं। इसमें इसका महत्व, जैसे हमारे भारत में एक ऐसा यूनिक देश है जिसमें हम सभी ऋतुओं का आनंद एक समय के हिसाब से थोड़े थोड़े बराबर मात्रा में हम पूरे वर्ष में लेते हैं। पूरे वर्ष हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आदान काल और एक विसर्ग काल। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें इसे इजी भाषा में समझाना चाहूँ तो एक आदान काल जो जनवरी से 15 जनवरी के लगभग से और मिड जून तक चलता है, और फिर विसर्ग काल उसके बाद से वो दिसंबर जनवरी तक, उसके बाद के 6 महीने का जो होता है। इस आदान काल और विसर्ग काल में, जैसे जब आदान काल होता है तो हम जनवरी से जो हम जून तक जाते हैं, एक तरह से जैसे जो अभी हम मई जून के समय में आ रहे हैं, इस समय धीमे धीमे शरीर का बल पहले जो जनवरी में जो अच्छा होता था, जो हम पुष्ट होते हैं, वो धीमे धीमे कम होते हुए, और ये मई जून में जाके हम सबसे वीकेस्ट पोर्शन पे होते हैं। अपने जो नॉर्मल बल होती है वो हमारी क्षीण होती जाती है, एक तरह से हमसे खींचता है शरीर से। और फिर हम विसर्ग काल में अगर हम सही स्वास्थ्य, ये जो ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करें, तो पुनः हम फिर उसको गेन भी करते हैं, और ये साल भर साल इसके ऋतुओं के अनुसार होता है। विशेष रूप से अब ग्रीष्म ऋतु की बात कर ले, इसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत 6 ऋतु आयुर्वेद के अकॉर्डिंग होती हैं, जिसमें से अभी ग्रीष्म ऋतु जो चल रही है, तो उसमें हमें जाहिर सी बात है, सूर्य की तेज है, गर्मी है, इसके कारण शरीर से जो नॉर्मल प्रक्रिया में हम समझते हैं कि जो वाटर लॉस सबसे ज्यादा पसीना होता है, तो पसीने से होने वाली रोग, या फिर वाटर लॉस के कारण डिहाइड्रेशन से होने वाले रोग, जैसे कि आप नॉर्मल हीट स्ट्रोक वगैरह, और इसके कारण कई बार लोगों को इंडाइजेशन, फीवर और अन्य तरह के उल्टियाँ, दस्त, इस तरह के रिलेटेड जितने कुछ, किसी को कुछ सिम्टम्स है और किसी को सभी सिम्टम आते हैं। दस्त से उल्टी, वमन, दस्त, ये सब इस तरह की चीजें होती हैं। और स्किन डिजीज जो कि पसीने के कारण होती है, हमें इसमें इसीलिए इस सीजन में विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थ नेचुरली भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट और साथ साथ जो एसेंशियल मिनरल कंटेंट होते हैं, वो सारी चीजों का सेवन करके इसमें हम इनसे बचाव कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। अब मैं हकीम SP भटनागर जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी ग्रीष्म ऋतु में होने वाली सामान्य बीमारियां व उनके घरेलू प्रबंधन के बारे में कुछ बताएं। सभी डॉक्टर को SP नमस्कार। भटनागर जी। हाँ, सभी को नमस्कार। ऐसा है कि गर्मी तो सभी जगह बहुत अधिक है, और हम लोग ये सब जानते हैं कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम बॉडी का तापमान भी बढ़ जाता है। जब हमारा बॉडी का तापमान, उच्च तापमान जो है अधिक होता है, तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ उभार पैदा हो जाते हैं, और गर्मी से मसल्स में ऐंठन आ जाती है, सिर दर्द भी होता है, बहुत सी दफ़ा चक्कर आते हैं, थोड़ा बेहोशी गफलत भी हो जाती है। और ये सब इन वजह से, इन कारणों की वजह से बीमारियों में बहुत सी बीमारियां हमें मतलब पैदा हो जाती हैं, जैसे गमौरियां हैं, गर्मी की ऐंठन है, गर्मी से थकान है, हीट स्ट्रोक है,
बेहोशी वगैरह, ये चीज़ें जो है हमें आम हो जाती हैं गर्मी में, जो हमें सब फेस करनी होती हैं। तो अब इनसे हमें बचाव करना भी अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और गर्मी से अगर हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए हमें घरेलू प्रबंधन में ये करना पड़ेगा कि हम किसी ठंडे छायादार जगह में जाएं, अंदर रहें। हमें थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी घूंट घूंट करके पीते रहना चाहिए। इससे त्वचा पे हमें ठंडक मिलेगी। हम त्वचा पे ठंडे कपड़ों का, वस्त्रों का भी यूज कर सकते हैं। पंखों के पास, कूलर, एसी जरूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करें। ये सब कट जा रही है, आप वीडियो ऑफ कर ऑप्शन। लीजिए तो हाँ, आवाज क्लियर हो जाएगी सर। थैंक यू सर। अभी ठीक है सर। अभी ठीक आ रही है? जी जी सर, अभी सर। ठीक आ रही हेलो, अच्छा, ठीक है। अभी दोबारा से आप कहें तो दोबारा से सब कुछ बोलूं? है सर। ओके ओके सर। अगर अगर समझ में जी सर, है? समझ में आ गया था सर। बस थोड़ी सी कट रही थी आवाज बीच बीच में, इसलिए मैंने कहा कि वो ऑफ करने के लिए। रिपीट दोबारा कर। बोलने की जरूरत नहीं है, जो आप बात कह चुके हैं वो काफी हद तक समझ में आ रही है। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। तो हमें इन आप ही चीजों का बात चालू ध्यान रखना रखिए। बहुत। पुराने पुराने तरीके में बहुत से लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे गमौरियों के लिए। उससे स्किन को हमारी ठंडक भी पहुंचती थी और गमौरियों में आराम पड़ता था। आजकल इन चीज़ों को हम इस्तेमाल में नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हम गमौरियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आमतौर पे ये बच्चों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं धूप में खेलते रहते हैं, तो उन्हें गर्मी के कारण गमौरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। धूल मिट्टी से भी गमौरियों का उत्पादन होता है। ठीक, हाँ जी। डॉक्टर मनदीप जायसवाल जी, आप हेलो। इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ। मनदीप जी। सामान्य रूप में जो इस मौसम में जो रोग होते हैं, मैंने पहले ही उसकी चर्चा की। और उस रोगों के एक तरह से रोकथाम के लिए हमें दो तरीके से हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए। एक तो हमारा जो हमें नेचर ने दिया है, या हमारा सामान्य खान पान जो सबसे पहले आता है। सबसे पहले तो वाटर इनटेक, जाहिर सी बात है, नेचुरल नॉर्मल वाटर इनटेक करते हैं, लेकिन कई बार हमें पसीने के कारण बहुत ज़्यादा मिनरल्स का भी लॉस होता है। और या फिर किसी तरह के जो वोमिटिंग या दस्त हो जाती है, उसके कारण भी एसेंशियल मिनरल्स की भी लॉस होती है। तो नेचुरल वे में हमारे जितने कुछ ऐसे वाटर कंटेन, यानी खीरा, ककड़ी, तरबूजे, खरबूजा, या अदर कुछ अलग अलग रीजन में अलग अलग नारियल पानी, और हम विभिन्न और अन्य पदार्थ, तरह के पेय पदार्थ भी बना लेते हैं। खट्टे मीठे फलों के जो हम पेय पदार्थ बना लेते हैं, शरबत जैसे बना लेते हैं, नेचुरल फलों के ज्यादा बेहतर रहेंगे। हमें इसमें आइसक्रीम या इस तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक स्पेशली इसलिए अवॉइड करने चाहिए जो कि ज्यादा प्रचलन में है। ये सिर्फ आपको फिजिकली ओरल मिकोसा में जो आप टेस्ट बड पे आपको ये इसको ठंडक फील होता है, राइट फ्रॉम द, ये जैसे आपके पेट में जाता है, इसकी तासीर उष्ण होती है, और ये गर्मी उल्टा और बढ़ाता है, और आप पुनः पुनः इसे खाने को प्रवृत्तित होते हैं। और इसके कारण इसके जो नुकसानदायक प्रभाव है वही आपको मिलते हैं। इसका एक भी लाभदायक प्रभाव आपको नहीं मिलता है। तो एक तो ये तरीका है खान पान का। दूसरा, यदि आप इस बीमारियों से हो ही गए और खान पान से स्वस्थ नहीं हो पा रहे, जो कि खान पान से आप नॉर्मल थोड़ी बहुत बीमारियां तो ठीक कर सकते हैं, तो आप इसमें औषधि का भी या चिकित्सकीय लाभ लेना भी, सलाह लेना भी जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहले प्रायः
वैसे चिकित्सकीय सलाह के साथ। लेकिन प्रायः अगर अगर आपको हीट स्ट्रोक या जो भी गर्मी से ये उष्णताजन या ग्रीष्म ऋतु के बीमारियां हैं, उसमें लंघन कराने का हम लोग प्राय करते हैं। लेकिन मैं पहले ही कहूंगा कि अपने आप से ना करें, चिकित्सकीय सलाह के साथ। शायद जो रोग है इस मौसम में लंघन यानी कि व्रत या उपवास, इस टाइप का ही हम वो सलाह सलाह देते हैं, और साथ में फिर जैसे सिम्टम वैसे चिकित्सकीय सलाह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि ज्यादातर खान पान के बारे में सर ने बता दिया है। मैं हकीम नहीं, डॉक्टर से मनदीप लेना और चाहूंगा डॉक्टर खान हेलो पान के बारे में। आशीष, जी सर। हेलो। डॉक्टर मनदीप और डॉक्टर भटनागर दोनों से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हम बता रहे हैं उसके प्रैक्टिकल उपयोग के तरीके भी बताएं। जैसे डॉक्टर भटनागर साहब ने बताया और आपने बताया कि मुल्तानी मिट्टी लगाएं, तो मुल्तानी मिट्टी कब लगाएं, कैसे लगाएं, कितनी देर लगाएं, कब उसको धो लें, ये भी बताना चाहिए। इसी तरह जैसे डॉक्टर जायसवाल ने अभी बताया कि हम फलों के पेय बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कौन से फलों के पेय, जैसे सामान्यतया इस समय आम आना शुरू हो जाता है, तो कच्चे आम का या अधपके आम का पना बनता है, बेल काफी मिलता है, बेल का शरबत पी सकते हैं, फालसे का शरबत पी सकते हैं। इस समय जो फल आते हैं उनके शरबत, और वो कितने पिए जाएं, कब पिए जाएं, कैसे पिए जाएं। नींबू पानी का शरबत है, तो और उसमें बर्फ कितनी डालना नहीं डालना, कि या बाहर से आके एकदम ठंडा पानी पीना नहीं पीना। ये जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ये प्रैक्टिकल टिप्स ज्यादा देना जरूरी है, क्योंकि सामान्यतया ये जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनको प्रैक्टिकल टिप्स उपयोगी होते हैं। जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो तो हम जैसे डॉक्टर जायसवाल ने अच्छी तरह से बताया भी कि बिना चिकित्सीय सलाह के न लें, लेकिन जो होम मैनेजमेंट है उसके थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स जरूर दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। जी सर, जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। फलों का जैसे मैंने सेवन के बारे में बताया, वो तो सामान्य रूप से मैंने नाम दिए भी और उसको खाने का। लेकिन हाँ, जो मैंने आप कह सकते हैं कि जो फलों के शरबत हैं या जूस हैं, जूस एक्सट्रैक्टेड जूस तो आप ले सकते हैं। जो शरबत हैं, जैसे आम पन्ना हुआ, तो आम पन्ना हम या और भी कुछ जो आपके आसपास मिलने वाले लेकिन सीजनल फल, आजकल एक विशेष चीज हो गई है कि हर सीजन की और हर रीजन के फल हर जगह उपलब्ध है। आप अपने यहाँ जो चीज इसको सिंपल तरीके से आपको इसमें जज करना है, जो आपके यहाँ रीजन में एविडेंटली और सस्ते मिल रहा है, जाहिर सी बात है वही आपके रीजन के हैं। जो सीजन के नहीं होते हैं या जो स्टोरेज से आते हैं या वो जो दूर से आते हैं, जाहिर सी बात है वो आपके यहाँ महंगे उस समय होंगे। ये बहुत एक वेग तरीका है जांचने का। बाकी आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी कि आपके रीजन में कौन कौन से फल, नेचुरल फल होते हैं। अब आते हैं कैसे प्रिपरेशन करने हैं। तो जो खट्टे फल, जैसे आजकल कच्चे आम के कच्चे आम जो आते हैं, तो या और भी कुछ खट्टे मीठे फल जो आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि आप बेल के शरबत हैं, तो अलग अलग तरह के जो फल हैं उनका थोड़ा बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे आम पन्ना का मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसे थोड़ा सा आप उबाल लें, और उबालने के बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। देन इसके गुदा को आप गुदा को ही निकालना है और उसी को उबालना, और थोड़ा सा गुदा को जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसी गर्म पानी के अंदर इससे थोड़ी सी मैश कर लें। मैश करने के बाद आप इसमें नेचुरल थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाए तो ठंडा पानी वगैरह मिलाकर, ठंडा पानी कोशिश करिए कि घड़े का पानी ही रहे, क्योंकि फ्रिज का पानी भी यहाँ मैं उसी तरह से कंपेयर करूंगा जैसे मैंने अभी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से किया था। जब भी वो एक चिल्ड और ठंडा, यानी कि हमारे यहाँ एक शीतल वर्ड बोला गया है और एक ठंडा वर्ड एक तरह से बोला गया है। चिल्ड या ठंडा एक ही वर्ड है। तो शीतलता तो सही है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं सही है। टेम्परेचर के डिफरेंसेस में होते हैं, आप एक तरह से इनको ले सकते हैं। तो शीतल पेय, और वो भी घड़े का जो नेचुरल रूप से ठंडा होता है, तो वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मैच करता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। हम बहुत चिल्ड जब पानी पीते हैं तो जब वो शरीर में जाता है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आता है, और इससे भी बीमारियां उत्पन्न होती है। सडन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जस्ट लाइक आप बहुत बाहर से धूप से बिल्कुल, अब एसी में आजकल सभी के घर है या कार में आप एसी है,
और कार की एसी या घर की एसी बहुत चिल्ड रखें तो आपको बीमारी होने की आशंका ज्यादा बढ़ सकती है, और घर से भी अगर चिल्ड से बाहर जा रहे हैं तो अब इस आम पन्ने में आप जो नॉर्मल शीतल पानी मिला के और उसे मैश कर लेंगे, और उसमें आप नॉर्मल काला नमक और एक तरह से आपके घरों में आप स्वादानुसार चाट मसाला या भुना जीरा इस टाइप की चीजें भी डाल के और इनको आप दे सकते हैं। कुछ लोग अपने अपने स्वाद के अनुसार इसमें कुछ काली मिर्च या इस तरह के तीखी कटु द्रव्य भी डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इसे शौक इसे लेते हैं आपको तो कम मात्रा में ही लें, क्योंकि उसका भी तासीर कुछ लोग होता है। रही बात बेल के शरबत का, तो बेल के शरबत भी उसके जो गुदा होती है उसको सिंपल शीतल जल में ही आप उसको मैश करके और किसी भी छलनी से छान कर आप उसके उसमें अपने स्वादानुसार आप अगर चाहें तो थोड़ा सा जितना आप मीठा करना चाहें उस हिसाब से मिश्री या कुछ लोग शर्करा भी मिलाते हैं और उसके साथ पान करते हैं, तो ये पी सकते हैं। इसके अलावा रोज वगैरह के भी शरबत बनाते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों के। तो ये आजकल मार्केट में प्रिपेयर्ड भी इस तरह के शरबत आ रहे हैं और आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। मैं एसपी भटनागर जी से भी ये जानना चाहेंगे कि इस मौसम में क्या क्या खान पान होना चाहिए, और विशेषकर वृद्ध जनों की देखभाल कैसे करें इस मौसम में, यानी कि गर्मियों में, इसके बारे में भी कुछ बताएं एसपी भटनागर जी। हाँ, फलों में तो आजकल खरबूजा और तरबूज भी आ रहे हैं और ये भी हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। खीरा है, ककड़ी है, ये हमें लू से भी बचाती हैं। अगर हमें में हम बाहर जाना भी पड़ रहा है हमें, तो अगर हम एक छोटी प्याज अपनी जेब में रखें तो वो भी हमें लू से बचाती है। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए जो कि हमें काफ़ी राहत देते हैं। हल्के रंग के कपड़ों में गर्मी बहुत कम लगती है। सफ़ेद और लेमन कलर जैसे हल्के रंग बुजुर्गों पर भी अच्छे लगते हैं। सिल्क, वेलवेट या नायलॉन जैसे फैब्रिक के कपड़ों की बजाय बुजुर्गों के लिए हम हमेशा अगर चिकन, सूती या खादी कपड़ों का इस्तेमाल करवाएं तो वो काफ़ी आरामदायक रहता है। डार्क कलर के कपड़े गर्मियों में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। वो हमें रेस को ज़्यादा पकड़ के हमें नुकसान देते हैं, इसलिए हमेशा गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा रहता है। हेलो, हाँ जी, जी धन्यवाद। जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल है मनीषा खान पान जी। को ही लेके, जैसे अभी फलों की बात हो गई, पेय पदार्थों की बात हो गई, अनाज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के अनाज हमें खाना चाहिए, और इस मौसम में जैसे हम सुबह खाते हैं या दोपहर में खाएं, या कितनी क्वांटिटी में, या फल ज्यादा खाएं या पेय पदार्थ ज्यादा लें, इसके बारे में थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। डॉक्टर एसपी भटनागर या वैद्य मनदीप जी, कोई भी बताएं। मंदिर मंदिर जी, एक बार सवाल ले लीजिए। हाँ, जी। ये खान पान के अगर अब अनाज की बात आती है, जैसे मैंने तो फलों का पहले बताया ही, तो एक जो सबसे पहला इसमें सिद्धांत रखना चाहिए लघु आहार का, यानी लघु आहार और अल्पाहार, ये दो वर्ड जरूर रखें। यानी कि हमें ऐसा खाना जो सुपाच्य हो, आसानी से पच सके, उन्हीं का चयन करना चाहिए। जस्ट अपोजिट इसके हम शिशिर ऋतु में या ठंड के सीजन में हम हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी पाचन शक्ति नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है, कैलोरी इनटेक का हमें नीड ज्यादा होता है, तो उस समय हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, यानी कि जो गरिष्ठ भोजन है वो भी पचा ले जाते हैं और वो उसकी नीड भी होती है उस समय। इसी का अपोजिट जस्ट ग्रीष्म ऋतु में हमें जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कंपेरेटिवली डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। और वर्तमान काल में जो कि एसी का चलन या इस तरह की चीजें ज्यादा हो गई हैं, तो हम अवॉइड करते हुए भी एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमें कभी ठंडे ठंडे जगह में, कभी गर्म जगह में रहना पड़ता है। हमारे ऑफिसेज कभी बार ठंडी होती है,
हमारे कार ठंडे होते हैं, या घर में अगर एसी लगे होते हैं ठंडे होते हैं, और बाकी हम जब बाहर निकल रहे होते हैं रेस्ट ऑफ द कार्य करने के लिए, तो वो अत्यधिक गर्म होते हैं। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है यही हमें बीमार करता है। और ये सबसे पहला इसका इफेक्ट होता है हमारे पाचकाग्नि पे। पाचकाग्नि हमारी जो होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, सिक्रीशन उसका बहुत कम हो जाता है जिससे सबसे पहले। और सबसे इसी के कारण हम जो भी नॉर्मल हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, हम कोई अनहेल्दी खाना ना खाएं, हम नॉर्मल हेल्दी खाना भी खाएं, तो जनरली इस वो भी पचता नहीं, और उससे हम कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भूख लगे तभी खाना है, सुपाच्य और हल्का खाना खाना है। अपनी भूख जितनी हो उससे कोशिश करके उसको देखते हुए, और अल्पाहारी करें, भर पेट भोजन भी नहीं करना चाहिए जनरली। अनाज में आप लघु आहार में हम अगर जिनको चावल साथ में है तो वो चावल भी ले सकते हैं। हम चना के सत्तू का घोल और उससे बने हुए कुछ हल्के पदार्थ भी, यानी कि आजकल सत्तू को लोग मिलाकर खाने के लिए भी किसी तरह के, या उनकी रोटियां इस तरह की चीजें खाते हैं, या डायरेक्ट भी उसको उसका घोल पीते हैं। लैया चना आप जो स्पेशली लैया जो होता है उससे बने हुए पदार्थ भी हम खान पान में, या नाश्ते या शाम के नाश्ते वगैरह के जैसे लोग जो करते हैं तो उसमें इनका सेवन हम कर सकते हैं। तो इस तरह के अनाज हमारे सामान्य रूप से लिए जाते हैं। वैसे ही सब्जियों में है तो ककड़ी, ये घइया, और आपके लौकी, कद्दू, इस टाइप के जो सब्जियां भी हमारे यहाँ मिलती हैं जो लघु आहार होती हैं, जो सुपाच्य होती हैं। दाल में मूंग की दाल जनरली सुपाच्य रहती है, गरिष्ठ दाल को सेवन बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, जैसा कि सर ने अभी बताया सत्तू का सेवन, अभी कुछ दिन पहले जो अमावस गई है उसको सतुआ अमावस भी बोलते हैं। तो इस दिन से सत्तू का सेवन वैसे भी हम लोगों के परंपरा में, जो सनातन है उसमें स्टार्ट भी हो जाता है। तो उसका सेवन गुड़ के साथ, मिश्री के साथ, मट्ठे के साथ और सेंधा नमक के साथ अक्सर लोग करते भी रहते हैं। बिल्कुल वैद आशीष जी, बिल्कुल बहुत आपने अच्छा एडिशन किया। मैं जी जी। इसमें बस एक लाइन और जोड़ूंगा। हमारे जो त्योहार और जो संस्कार में बताए गए हैं कई चीजें जिसको धीमे धीमे हम लोग भूल रहे हैं, आपने ये एक बहुत अच्छी चीज इसको ऐड की। और इसी के साथ लोग अगर ध्यान देंगे तो खिचड़ी के समय या अलग अलग त्योहारों के समय में हमारे यहाँ जो खान पान का एक जो ट्रेडिशन बताया गया है, हर एक के साइंटिफिक महत्व भी है, जैसे कि आपने सत्तू अमावस का जो कहा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि बच्चों के हाइड्रेशन के बारे में मनीषा जी, जी। आ, आप एक प्रश्न ले लें। हाँ, जैसे हम बड़े हैं, हमें पता है कि हमें इस मौसम में अपने आप को ठंडा रखने के लिए जितना हो सके लिक्विड लेना चाहिए, पेय पदार्थ लेने चाहिए। पर बच्चों को कैसे हम हाइड्रेट रख सकते हैं, क्योंकि वो पानी अपनी मर्जी से ही पीते हैं। मर्जी का मतलब ठीक है, प्यास लगती है तो पीते हैं, बट अगर और कुछ देना चाहें तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो मना कर देते हैं। जैसे हम सत्तू का घोल हम तो पी लेते हैं, बड़े तो पी लेते हैं, लेकिन बच्चों को अगर देने लगे तो शायद ही कोई बच्चा, या अधिकतर बच्चे नहीं पीते हैं। तो उनको किस तरह से हाइड्रेट रखा जाए, और पानी पीते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि पानी पीने का भी एक नियम होता है। तो मनदीप जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाँ जी, हाँ, बच्चे जाहिर सी बात है थोड़े नटखट होते हैं, तो उनको उनके हमेशा दवा के चूज करने समय भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। आचार्यों ने भी बताया है, यहाँ तक कि आचार्य भी इसके सामने नतमस्तक है बच्चों के सामने। तो उन्होंने पहला निर्देश यही दिया है कि यथासंभव बच्चों को जो भी औषधियां दे तो उनके स्वादानुसार कोशिश करें कि उन्हें दे, वरना औषधियां आप दे भी नहीं सकते, वो देंगे तो वो वॉमिटिंग कर देंगे। और अगर प्लीजेंटली अगर कोई औषधि नहीं लेता है तो शायद उसका असर भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो अगर बच्चों को अगर हम कहेंगे पेय पदार्थ में, तो जाहिर सी बात है फलों के जूस हम उन्हें इस मौसम में दे सकते हैं। सबसे अच्छा जो अगर आप पेय पदार्थ कह सकते हैं कि नींबू शरबत, नींबू शिकंजी बहुत चीप एंड बेस्ट, और एक तरह का ये इलेक्ट्रॉल, और हम लोग किसमें कई तरह की चीजों पे आते हैं तो उसमें उससे बेहतर चीज होती है। हाँ, इसमें एक साथ और एक और एडिशन कर दें कि इन केस हम बीमार पड़ गए हैं
और उस समय हम शीतल कई बार जल भी हमें भारी पड़ता है जब अगर इंडाइजेशन हो जाता है। उस समय मैं कोशिश करूंगा कि बताऊंगा कि बच्चों को थोड़ा कोशिश करके आप चावल के माड़ में काला नमक और घी मिला के आप पिलाएं, तो वो उसको हाइड्रेट भी करता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। और समय समय पे एक एक दो दो घंटे के अंतर पे जितना बच्चा दो दो चार चार चम्मच या एक कटोरी पी सकता है, उसे पतली माड़, चावल का माड़, जो हम चावल को गर्म एक जैसे अगर मुट्ठी भर चावल ले और उसे एक या दो गिलास पानी में उसको पकाए खुले बर्तन में, और खुले बर्तन में पका के जब चावल गल जाए हाथ से चेक कर ले, उस समय जो ऊपर का पानी जो सफेद कलर का पानी होता है, स्पेशली इसमें हम माड़ युक्त चावल ही लेते हैं। आजकल बाहर मार्केट में माड़ रहित चावल या सेला चावल इस टाइप के मिलते हैं, वो उससे नहीं। तो ये चावल का जो माड़ है उसमें स्वादानुसार थोड़ा घी, नमक, और आप चाहें तो हल्का फुल्का नींबू या का रस भी डाल सकते हैं, और बच्चे को दे सकते हैं, या थोड़ा सा अनारदाना वगैरह डाल के पका सकते हैं। और बच्चे को ये समय समय पे अगर वो बीमार है तो या वो पी सकता है, अगर हेल्दी भी है तो वो उसके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। साथ में आप शीतल फलों के जूस वगैरह जो नॉर्मल हैं वो दिया जा सकता है। इस तरह से उससे हाइड्रेट कर सकते हैं। बच्चों को फ्रूट्स बहुत पसंद है होते हैं कई बार, तो आप खरबूजा, तरबूजा और इन सब के जूस के रूप में भी तरबूजे का जूस दे सकते हैं, या खरबूजे वगैरह को काट के, और ये खीरा, ककड़ी, अगर वो आप नींबू वगैरह के साथ उनको स्वादानुसार बनाना पड़ेगा बस। डॉक्टर SP भटनागर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? एस डॉक्टर SP भटनागर। मुझे लगता है वहाँ थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जी आवाज, जी बोलिए डॉक्टर SP जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ हाँ, गर्मियों आवाज। के मौसम जी। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सर आप एक बार रीयूज री एंटर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा जुड़ जाएं, ताकि अगर डिस्कनेक्ट कुछ करके प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। तब तक हम अगर लोग मंदिर जैसे कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। मैं मनीषा जी से चाहूंगा जो अन्य लोग हैं उनको सभी को इधर से म्यूट कर दें। हाँ मैं कर रही हूँ, मैं बीच बीच में करती जा रही हूँ यही चीज। जी जी जी। हाँ। ऑर्गेनिक शेती एसपी में तब तक हम लोग एक लाखाची उचलले ऑर्गेनिक पुरे ऑर्गेनिक मनदीप जी से जानना चाहेंगे यानं उचलले कि हे बाय 1.5 लाख याने उचलले 1 लाख मनीषा जी। उचलले। हेलो, ये बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है अभी भी? हाँ हाँ, चलिए आगे हम लोग सत्र को बढ़ाते हुए हम मनदीप जायसवाल जी से ही जानना चाहेंगे कि इस मौसम में जो है घर से बाहर निकलते समय, क्योंकि अभी SP भटनागर जी ने कपड़ों के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो हम हमें घर से बाहर निकलते समय किस प्रकार के कपड़े, ये इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर दीजिए, और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमें इस मौसम में चूंकि लू से बचा जा सके। घर से बाहर डॉक्टर निकलते समय। जायसवाल, डॉक्टर जी सर। जायसवाल, जी सर। जी। मेरा आपसे एक और अनुरोध है। सामान्यतः हम लोगों की थोड़ी सी ऐसी आदत पड़ गई है कि हम एक जो एवरेज मिडिल क्लास शहरी जीवन शैली है उसके ही बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हम AC और कार और इसमें ट्रैवल की बात करते हैं। हमारे इस सत्र में बहुत सारे गांव के लोग जुड़े होते हैं, कई किसान भी जुड़े होते हैं, और हालांकि आप स्वयं भी गांव की बैकग्राउंड के हैं, तो अगर हम अपनी चर्चा में गांव वालों के हिसाब से और किसानों के हिसाब से भी अपनी बात को रखें तो शायद वो ज्यादा प्रभावी होगी उन लोगों के लिए। ये मेरा अनुरोध है आपसे विशेष करके, जी और बिल्कुल बाकी बिल्कुल सर। वक्ताओं से भी अनुरोध है।
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा एक तरह से वो एड ऑन करना एसी का वो एक है। वैसे आप सामान्य रूप से भी हम जो घर गांव में भी बनते हैं तो अंदर टेम्परेचर कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है, तो वो वहां पे वैसे सडन डिफरेंस नहीं आता। और यही कारण भी है कि हीट स्ट्रोक ज्यादातर गांव के लोग बहुत रेयर कंडीशन में, जब अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बाहर निकलने के कारण और क्या 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 प्रिकॉशन जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो ना करे तो होता है। तो एक तो हम लोग जो बाहर निकलते समय परिवेश का, तो वो बहुत हद तक आपने एड ऑन कर ही दिया था डॉक्टर भटनागर सर ने। जाहिर सी बात है, हल्के और ढीले कपड़े जिससे हमारे शरीर के स्किन को हवा लगती रहे, ऐसे बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और ज्यादातर कॉटन, वो भी शुद्ध कॉटन। आजकल कॉटन के भी बहुत सारे वैरायटी और कॉटन मिक्स कपड़ों की वैरायटीज बहुत चलने लगे हैं, और उसका ध्यान रखना है क्योंकि बहुत विशुद्ध जो कॉटन है वही स्किन को प्रिय होता है। जनरली हम पहनते हैं और हमें स्किन पे अनइजीनेस महसूस होने लगता है, और वो स्किन आपकी बताती भी है। सामान्य कुर्ते पजामे का चलन हमारे इंडियन परिवेश में इसीलिए पहले से, या धोती कुर्ते का चलन रहा था कि वो ये ढीले होते हैं। और ये वर्तमान काल में अगर इन आप ये नहीं भी पहनते हैं तो आप ढीले शर्ट और थोड़े से ढीले पैंट, स्किन टाइट जीन्स या इन चीजों को अगर अवॉइड कर सकते हैं। वैसे आजकल जीन्स और इन सब में भी बहुत सारे वैरायटीज आने लगे हैं जो एयरी होते हैं, तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग मेनली है कि आपके स्किन को एरिएशन मिलना चाहिए, इस तरह के कपड़े पहने। हल्के रंग के हों जितना हो तक। इसका साइंटिफिक रीजनिंग है क्योंकि डार्क कलर के कपड़े धूप को ज्यादा एब्जॉर्ब करते, रेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके वो स्टोर करते हैं, और जाहिर सी बात है वो आपके शरीर के को ज्यादा गर्मी प्रदान करेंगे। और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो उससे रिफ्लेक्ट करते हैं, रेज को, सन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जनरली आपके स्किन को तक सन रेज ज्यादा नहीं आ पाती, हीट ज्यादा नहीं आ पाती, और वो आपको जनरली कंपेरेटिवली गर्म कपड़ों से कूलिंग महसूस कराती है। और बाहर निकलते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, ताकि आप समय समय पे बीच में अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। गांव में भी पहले भी प्रचलन था, आज भी कुछ हद तक है कि लोग अपने साथ सत्तू का घोल, या सत्तू अगर लंबी जर्नी पे चल रहे हैं, इवन उसको सत्तू की पोटली या आजकल अपने साथ रख लेते थे, जो कि कहीं पे भी अगर उसे घोल कर या खा ले, तो वो जनरली अगर या घर से निकलते समय ही लोग खा के चलते हैं। हम लोग भी अभी शहरों में भी ये चीजें करते हैं गर्मियों में। अक्सर अगर हमें दोपहर में कुछ ऐसे समय से जाना है कि दोपहर के बाद आना है या दोपहर के तक बाहर रहना है, तो जनरली सत्तू एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ है जो या खाने का पदार्थ है, जिसको खाने के बाद आप सिर्फ पानी पीते रहिए, आपका पेट दिन भर भरा भरा भी महसूस होगा, और शरीर में वो वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे जस्ट लाइक आपके वाटर पॉकेट बना लेता है, और वो धीमे धीमे आपके शरीर को वाटर देता जाता है, और जैसे जैसे नीड होती है। इसके अलावा आप बाहर निकलते हैं, आजकल हर जगह खीरे ककड़ी और इस तरह के दुकानें भी मिलती हैं, जिनको आराम से आप कभी भी कहीं पे भी अगर आप इनको सेवन करते रहें समय के अनुसार, इन कंपेरिजन जो हमारे अन्य भोजन भोजन पदार्थ हैं, यानी कि चाट टिक्की और इस तरह के, या भूख लगने पे समोसे वगैरह, अगर आप ये अदर सीजन में तो फिर भी ये चल जाती है, लेकिन इन सीजन में ये अक्सर ये हमें बीमार करते हैं, तो इनको बचाना, इनसे बचना चाहिए। मैं इन भोजन पदार्थों के विरुद्ध में किसी तरह इनके नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, अपने बीमार स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए, या कम से कम सेवन करना चाहिए। एसपी भटनागर जी हमसे जुड़े हुए हैं क्या? डॉक्टर एसपी भटनागर जी। चलिए, तो फिर मनदीप जायसवाल जी से ही मैं पूछूंगा कि इसमें धूप व गर्मी से थकावट भी हो जाती है, तो क्या हम लोग इस ऋतु में दोपहर में सो सकते हैं? बिल्कुल, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो ये बताई ही गई है कि वैसे दिवा सेवन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वर्ज्य है, लेकिन स्पेशली ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि एक ग्रीष्म ऋतु के जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे भी होते हैं और टायरिंग भी होते हैं। इसमें जनरली दिवस अपने एक निश्चित
थोड़े से अंतराल के लिए। अक्सर लोग ज्यादा देर तक सोते हैं, वो भी नहीं सही है। आप किसी भी चीज को अगर एक तरह से जो आचार्यों द्वारा या इवन कि हमारे प्रैक्टिकल चिकित्सकों द्वारा अगर निर्देशित है, तो उसको एक लिमिटेड रूप में थोड़ी देर का दिवा स्वप्न करने का शयन करने का निर्देश दिया गया है। और उसके आप थोड़ा देर यानी कि आधे से पौन घंटे एक आयाम एक या फिर उस पे आधे पौन घंटे का आप नैप ले सकते हैं, यदि आवश्यकता शरीर को आवश्यकता पड़ रही है, यदि आप कुछ थकावट महसूस कर रहे हैं। जनरली नहीं तो ना करिए। अगर आप घर पे हैं और आप थकावट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप आराम कुर्सी पे बैठ सकते हैं, इस तरह से नैप ले सकते हैं, शॉर्ट नैप ले सकते हैं। दिवस शयन सामान्य रूप से वर्जित दिखाया सर, इसमें और एक क्लियरिटी चाहूंगा कि जो दिवास्वाप हम लोग यानी दिन में जो सोते हैं, वो खाना खाने से पहले लें, खाना खाने के बाद? अक्सर लोग खाना खाने के तुरंत बाद जो है बिस्तर पकड़ लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो इसके लिए भी थोड़ा सा तुरंत अगर बाद तो नहीं, खाना पचने के बाद ही करना चाहिए, शयन शयन जी जी करना जी, चाहिए। खाने के बहुत बहुत पचने का धन्यवाद। इंतजार करें, खाने के तुरंत बाद अगर जाते हैं तो वो हमारे स्थूलता और खाने के पचने की प्रक्रिया को भी थोड़ा स्लो डाउन तो करता है, हालांकि उससे ज्यादा हमें स्थूलता और भारीपन शरीर में लाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कपड़े के बारे में बात चल रही थी, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप अगर जो प्रैक्टिकल करना चाहें, तो आप कई रंग के गुब्बारे आप धूप में रख दीजिए। काला रंग का, सफेद रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का। तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो है सफेद रंग का गुब्बारा जो है फूटेगा, हो सकता है वो ना फूटे, बाकी काले रंग का गुब्बारा सबसे पहले फूट जाएगा। अ, तो इससे भी हम जान सकते हैं कि गर्मियों में किस रंग का कपड़ा जो है हमें चूज करना चाहिए। तो जो जो गुब्बारा ना फूटे या देर से फूटे, उन कलर को जो है आप इस्तेमाल कीजिए पहनने के लिए, तो आप गर्मी से बहुत जल्दी बहुत देर तक बचे रहेंगे। तो क्या एसपी भटनागर जी जुड़ पाए हमारे साथ, मनीषा जी? मैंने बात की है, उनकी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम लोग की आवाज उन तक जा रही है, बट उनकी आवाज नहीं हम आ रही है, तो मैंने फिर से ज्वाइन करने के लिए कहा है उनको डिस्कनेक्ट होके। तब तक हम आगे बात कर सकते हैं, जिसमें हम हेलो, हाँ, आ अभी गए। आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी आ जी, गई। बिल्कुल साफ आ रही है सर। जी अच्छा, बिल्कुल आ गई। ठीक। तो अगला हम बात करेंगे कि चूंकि गर्मी बहुत है, और गर्मी में हम योगासन की या किसी तरह की एक्सरसाइज और व्यायाम की बात करें, तो मैं हकीम एसपी भटनागर जी से जानना चाहूंगी कि क्या इस ऋतु में व्यायाम या योगासन करने चाहिए गर्मी को देखते हुए? डॉक्टर एसपी भटनागर जी। हाँ जी। शायद म्यूट है। हाँ जी मैडम, जी। जी जी, आपने बीच सवाल सुना ना? में चला गया था। सर, आपकी आवाज फिर से डिस्टर्ब कर रही है। सवाल बोल दीजिए। जी, हाँ जी सर। इस हेलो, मौसम में व्यायाम और अभी नहीं आ योगासन रही है आवाज? योगासन जी आ रही है सर। हाँ जी मनीषा हमारा जी, पॉइंट रिपीट कर ये दीजिए। था हाँ, कि अभी आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। सर आप बोलिए, हमारा प्रश्न हाँ, ये था कि व्यायाम और योगासन, हाँ जी। व्यायाम और योगासन जो है, सर फिर से कट गई है आवाज आपकी। चलिए कोई नहीं। वैसे भी जो हम लोग ये आधुनिक जो भी इंटरनेट है, इसका जो फायदा उठा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। हम्म। अगला प्रश्न ले लीजिए मनीषा जी। मुझे लगता है व्यायाम और योगासन का तो एक सामान्य रूप से मैं तब तक ऐड ऑन कर देता हूँ जब तक सर का शायद जुड़ जाए। ये इसका एक सामान्य नियम तो है ही कि हमें व्यायाम इतना ही करना चाहिए किसी भी सीजन में, जब हमारे बहुत हल्की सी थकावट। आजकल एक जनरल जिम का वो हो गया है कि हम बहुत विगरस व्यायाम करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे शरीर को वियर टियर ही उपलब्ध है। सर शायद जुड़ गए हो तो ऐड ऑन करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से पीछे आवाज आ रही थी।
जी, डॉक्टर एसपी भटनागर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। व्यायाम का फिर एक सामान्य नियम ये है कि आपके अगर माथे पे हल्का पसीना आने लगे बस उस समय, और हल्की हल्की आपको बहुत मीठी मीठी जिसे कहेंगे कि थकावट हो, या आप उस थकावट को एंजॉय कर सके, उस थकावट से आपको पेन ना हो रहा हो, एक तरह से ये एक सामान्य आपका इसका मेजरमेंट का एक तरीका है। और आप ये किसी भी सीजन में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो गर्मियों के लिए भी है। और साथ में योगासन का जो है, एक योगासन एक ऐसी चीज है जिससे हमें थकावट नहीं होती, बल्कि ये हमारे मसल्स को या ब्रेन को और रिलैक्स करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। आप उसे अपने अकॉर्डिंग जो आप योगासन आप कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर में करते हैं, आप पूरी तरह से कर सकते हैं। व्यायाम के थोड़ा सा आपके शरीर को थकावट देती है, आप उसमें विशेष रूप से मैंने जो उस क्रम को बताया वो ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशेष योगासन हैं उनका ही जो वो उस शरीर में उष्णता रहते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम या इस तरह के कुछ चीजें हैं, तो वो थोड़े से कम करने चाहिए गर्मी के दिनों में। भाव है। जी भटनागर जी, आप हाँ जी, हाँ, जी प्राणायाम या सर्वांगासन ये जो है हमें गर्मी में राहत देते हैं, और इनको अगर करें तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। शीतली या शीतकारी प्राणायाम जो है वो भी गर्मी के मौसम में लाभकारी होता है। इनको हम कर सकते हैं। मस्तिष्क को, दिमाग को ठंडा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम है जो कि बेहतर है। शीतकारी प्राणायाम शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में, पाचन को बेहतर रखने में, शरीर और दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। शरीर का खून भी साफ होता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम करने में मदद करता है। तो अगर हम इन चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल करें, इन योगासन का या व्यायाम हल्का रखें गर्मी में, तो हमारे लिए, शरीर के लिए फायदेमंद है। हेलो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब हम लोगों को स्किन का क्वेश्चन करना चाहिए, मनीषा जी। जी। आगे मैं जानना चाहूंगी कि इस ऋतु में जो गर्मी की वजह से त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे टैनिंग होना या त्वचा का कालापन, घमौरी, खुजली, इन सब चीजों के लिए घरेलू उपाय क्या हैं और उनका उपयोग कैसे करना चाहिए और किस प्रकार उनको तैयार करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। वैद्य मनदीप जायसवाल। हम्म। जो स्किन के इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये है कि आप गर्मी के दिनों में स्नान यदि हो सके तो सुबह शाम 2 बार करने की कोशिश करें। ज्यादा शीतल जल नहीं, सामान्य शीतल जल, इसमें वही कि एकदम चिल्ड वाटर नहीं, आप सामान्य शीतल जल से स्नान कर सकते हैं। बाहर से सीधे आए हैं तो तुरंत नहीं स्नान करने जाएं, आप थोड़ा सा समय लें। आजकल साबुन और इन चीजों का प्रचलन ज्यादा है, उसमें भी हम कहेंगे कि सॉफ्ट जिसमें एसपीएम ज्यादा होता है। आप साबुन या कई लोग नहीं देखते होंगे, गांव या शहर के परिवेश सभी के लिए मैं ये कह दूंगा कि वो साबुन के ऊपर एक एसपीएम परसेंटेज लिखा होता है। अगर ये साबुन या इनका यूज कर रहे हैं तो वो एसपीएम परसेंटेज जिनका ज्यादा हो उनका प्रयोग करें। आजकल लिक्विड सोप का भी प्रचलन हो गया है। पुराने जमाने में या नेचुरल जो होता था वो तरीके तो सबसे बेस्ट ही होते थे, तो उसमें आप एक तरह से विभिन्न प्रकार के लेप या इनका भी प्रयोग करते थे। हालांकि वो गर्मियों में लेप वगैरह का जो पेन वगैरह का प्रयोग बचना चाहिए, ये ठंड के सीजन के लिए है। अब रही बात ये आपके स्किन पे लगाने वाले जो भी चीजें हैं, तो एक नेचुरल घरेलू तरीका जो मैं बता देता हूँ सन टैनिंग के लिए, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा और घर में आप आराम से बना सकते हैं। ये इसे शतधौत घृत कहते हैं। आप इसमें देसी गाय का घी या देसी घी आप थोड़ा सा एक चौड़े परात में अपने ले सकते हैं।
अपने आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा में, सामान्य रूप से अगर आपको थोड़ा बहुत बनाना हो, क्योंकि इसको उतना ही बनाना है जितना आप 2-4 दिनों में उसको खपत कर सके, या 1 सप्ताह में मैक्सिमम, क्योंकि फ्रिज में या कहीं या ठंडी जगह पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि धीमे धीमे डिनेचर्ड होते जाता है। आप उस एक परात में लगभग 100 ग्राम अगर आप घी लेते हैं, तो उसमें 200 ml पानी आप उसमें डालकर और हल्के हाथों से, एक तरह से चपटे हाथों से उसे क्लॉक वाइज में उसे मैश करिए, एक तरह से उसको मिलाइए पानी में, घृत घृत में पानी। और थोड़ी देर बाद वो जो पानी में घृत का जो पीला रंग है वो आने लगेगा, और घृत को थोड़ा सा बचाते हुए उस पानी को एक तरह से आप कहें कि 2 से 4-5 मिनट तक आप मतने से हाथ के फ्लैट हाथों से मतने से घृत में जो घृत का जो पीलापन है वो पानी में जाता रहेगा। उस पानी को निथार के हटा ले, और इस प्रकार फिर से पुनः 200 ml पानी उसमें डालें। और इस तरह से हम इसको 30 या 40 बार, अगर हम 10-20-30 बार 2-2, 3-3 मिनट के लिए करते हुए हम करते हैं, तो धीमे धीमे आप 10 या 12 बार में ही करने से धीमे धीमे वो घृत जो है वो हमारा एक वाटर और जो फैट का है उसका एक कॉम्बिनेशन करके एक तरह के एक लोशन बन जाता है वाइट कलर का, जिस जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सनस्क्रीन लोशन जैसा काम करता है। आप बनाते समय भी इसके अंतर महसूस कर लेंगे। आप जिस हाथ से बना रहे होंगे उस हाथ में अच्छी ठंडक महसूस होने लगती है। उस हाथ का कलर बनाते बनाते भी, जब तक आप 30-40 बार धुल रहे हैं, तो आप उस हथेली के कलर को अपने दूसरे हथेली के कलर से मिलाएंगे, तो 2 या 3 शेड लाइटर कलर आ जाता है। तो ये आपके स्किन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सन टैन से बचने के लिए, और सन टैन का असर बहुत तेजी से कम करने के लिए एक बहुत ही आसान और घरेलू उपाय है। इसे हम आयुर्वेद में सद्भावतीर्थ कहते हैं। ये बहुत बहुत इसके अलावा विभिन्न तरह के स्किन डिजीजेस होती हैं, आप उनके लिए अलग अलग तरीके से चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, जैसे पसीने से होने वाले खुजली, या एक तरह से हम कहेंगे कि चर्म रोग होते हैं, तो इससे हाँ, एक प्रिकली हीट का एक कहा जाता है जो आजकल बहुत ज्यादा उसमें था, तो उसके लिए बहुत अच्छे टेल्कम जो होते हैं, या फिर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। चंदन के लेप है उनका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, या चंदन के पाउडर भी आते हैं। ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर एस पी किसी भटनागर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि क्या मैं त्वचा संबंधी समस्याएं या उनकी घरेलू प्रबंधन में? डॉक्टर एस पी भटनागर हाँ जी, ये स्किन के लिए जी, जी स्किन के सर, लिए। हाँ, ये आजकल घमौरी दांत हमारे खाज खुजली। आयुर्वेद में काफी सारे साबुन आ रहे हैं जिनमें एलोवेरा, नीम, हल्दी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका इस्तेमाल भी जो है फायदेमंद रहता है, हमें कुछ स्किन की बीमारियों से भी बचाता है और ठंडक भी देते हैं। और जी मैं बाकी तो इन्होंने काफी कुछ बता दिया है, डॉक्टर जायसवाल ने। जी सर, मैं हाँ, सद्भाव घृत के बारे में एक बात और कहूंगा कि जो पात्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर शादी ब्याह में दिए भी जाते हैं, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, और फूल की थाली वगैरह, या तांबे की जो थाली होती है। इस प्रकार की थाली में अगर जो आप सतधौत घृत को बनाएंगे, तो उसमें मेडिसिनल गुण भी आ जाते हैं, जो घमौरी और दांत खाज खुजली में भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि इनके लिए चिकित्सीय सलाह लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप घरेलू प्रबंधन के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ एसपी भटनागर जी से ही मैं जानना चाहूंगा कि फ्रिज के हाँ, ठंडे पानी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मिट्टी की सुराही या घड़े का पानी क्यों उपयुक्त है, वह इसके क्या लाभ है? भटनागर ठीक जी। है। हाँ, ये फ्रिज का ठंडा पानी हम लोगों को हमारे पाचन को कमजोर बनाने में काम करता है, इसलिए हमें फ्रिज का ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए। और खास तौर से अगर हम बाहर से आए हैं तो आते ही हमें एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। हमें मटके का पानी या सुराही का पानी जो है वो ज़्यादा लाभदायक रहता है। अगर हम फ्रिज का पानी आते ही पिएंगे इस तरीके से, तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी, कब्ज, वॉमिटिंग, हमारे पेट में गैस बन के पेट फूलना और ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर तो यही है कि तेज धूप से घर लौटते ही
फौरन हम अगर फ्रिज में ठंडा पानी रखा भी है तो उसको हम एकदम सेवन ना करें, थोड़ा रुकें और उसके बाद अगला जो हमारा बिंदु था वो, जैसा कि मनदीप जायसवाल जी ने भी पहले भी बता ही दिया है कि ठंडी जगह से तुरंत गर्म जगह में आने से एकाएक बदलाव से हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसको थोड़ा सा एसपी भटनागर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि अगर जैसे ठंडी, इस मौसम में ठंडी जगह पे लोग जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं या एसी वाले रूम से या फिर इस तरह की पहाड़ों से आना, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसे बचा जा सकता है या इसके लिए क्या सावधानियां रखें हमें? हाँ, वो जो है, अगर हम ठंडी जगह पहुंचे तो और है। डॉक्टर एसपी भटनागर, आपकी आवाज बहुत कट रही है और धीमी भी बहुत है। बीच बीच में आपकी आवाज ठीक हो गई थी, तो कैसे ठीक हुई उसका ध्यान रख के अगर आप एक बार प्रयास करें, या जैसे माइक के पास जाके बोलें, तो शायद कुछ फर्क पड़े। क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज अच्छी हो जाती है, तो कैसे होती है वो जरा सा ध्यान रखिए। आशीष जी और मनीषा जी, अगर व्यवधान होता है तो बात को कंटिन्यू रखिए, ब्लैंक होने से फिर दिक्कत हो जाती है। आशीष जी। जी मनदीप जायसवाल जी, इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जैसे हम ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस गर्मी में मौसम को देखते हुए? उसमें मैं विशेष करके फिर एक बार याद दिलाऊंगा कि गांव के और किसान के बारे में जरूर बात करिए। जी जैसे किसान जब काम करता है, पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि सुबह सूर्योदय के पहले उठ के, वो लगभग सूर्योदय के समय या उसके पहले उठ के वो काम पे चला जाता था, खेत पे चला जाता था, और 10-11 बजे तक जैसे धूप तेज होती है उसके पहले अपना काम खत्म कर लेता था, और दोपहर में छायादार जगह विश्राम करता था, चाहे सत्तू का सेवन या जो भी आपने बताया ठंडे फलों का सेवन वगैरह करता था, तो उससे मैनेजमेंट बेटर होता था। और फिर दोपहर में विश्राम का समय करके 4 बजे से या 3 बजे के बाद जब धूप ठंडी होने लगती है तब काम पे जाता था। तो हमें अपने काम के तरीकों में क्या अपने सिस्टम्स में बदलाव लाना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। हम सिर्फ एसी और पहाड़ में घूमना और जो अर्बन मिडिल क्लास लाइफ है इसकी चर्चा से थोड़ा बाहर निकलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी इस पूरी टीम में काफी सारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो उनका विशेष करके ध्यान रखें इस बारे में। आशीष जी भी कुछ अगर ऐड करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर। जैसे कि गांव हो या शहर के परिवेश हो, यथासंभव शहर के परिवेश में, बल्कि ये पॉसिबल नहीं है। जनरली शहर के परिवेश में लोग का एक समय का कार्यकाल होता है, सुबह 10 से शाम का ऑफिस का, या फिर शॉप वाले हैं वो गांव में हो या शहर में हो, तो उनका सुबह से रात तक का अपना रहता है। जनरली उनका धूप में रहना तो उतना नहीं होता है, लेकिन ऑफिस में रहता है। लेकिन जो हमारे गांव के परिवेश के लोग हैं, या इवन शहर में भी कुछ ऐसे लोग जो सामान्य रूप से जिनको बाहर रह के ही कार्य करना है, यानी कि जैसे रिक्शा या ठेले वाले या बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले, जिन लोग को जनरली धूप या गर्मी में ही दोपहर में रहे, कोशिश करें कि जब ये सीजन, गर्मी के सीजन में, अपने कार्य को यदि संभव हो, जितना यथासंभव, जो कि गांव वाले लोग तो खुद से कर सकते हैं,
कि सुबह और शाम में करे, दोपहर के कुछ टाइम को वो आराम में ही दे, जो जिसको हमारे शास्त्रों में भी बोला है कि दोपहर में दिवा स्वाप करे, अपना निद्रा ले किसी, या एक तरह से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और साथ के साथ हम धूप से, डायरेक्ट धूप हीट से बचना है, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और बाहर से भी गर्मी होती है, और इससे तुरंत हमें बीमार पड़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत कम लोग जिनको इसमें, जिनको साथ में रहता है या जिनका शारीरिक बल मजबूत रहता है, वो इससे बचाव कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर आजकल इससे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इन्हें अवॉइड ही करना सबसे पहला तरीका सही है। साथ में जो मैंने पहले भी ऐड किया था कि जलीय चीजें, जल का तो सेवन करें ही, लेकिन सामान्य जल इसमें सफिशियंट नहीं है। तो नींबू पानी, या फिर कुछ ककड़ी, खीरा, या कुछ फलों के रस जिसमें कि थोड़े नमक इत्यादि का भी मात्रा होना चाहिए। शुगर और मिश्री या इस तरह के चीजों का भी मात्रा घोल होना चाहिए। थोड़ा सा अगर शुगर के पेशेंट हैं जिनको मीठा नहीं सेवन वर्ज्य है, तो वो जनरली गुड़ का सेवन हल्का सा कर सकते हैं, या फिर सामान्य खीरे, ककड़ी और तरबूजे या खरबूजे, इन तरह के फलों का सेवन करना है कर सकते हैं। थोड़े बहुत खट्टे फल का भी, इसलिए कि नींबू का पानी या फिर किसी तरह के कुछ खट्टे फलों का भी सेवन करने से पाचन प्रक्रिया सही रहती है। खट्टे फल जिसमें थोड़ा काला नमक, या एक तरह से कहा जाए कि चाहे आप चाट मसाले को सामान्य रूप से, अब मैं इसको वर्ड बता सकता हूँ, औषधियों के नाम के रूप में नहीं बताना चाह रहा, जिससे कि वो पाचन के गुण बढ़ते रहे। आजकल जैसे बचपन से ही लोगों को हाजमोला या इस टाइप की चीजों का एक सामान्य रूप से पता होता है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। ऐसे बहुत सारे पाचन द्रव्य होते हैं जो आप सेवन थोड़ा सा मात्रा में करते रहें, तो उससे पाचन शक्ति बनी रहती है, और जब पाचन शक्ति बने रहेगी तो हम बीमार होने से कम बचेंगे। नारियल पानी जहाँ अवेलेबल हो, ये भी एक अच्छा सोर्स है मिनरल वाटर का, तो हम उसको उसका सेवन कर सकते हैं। गांव में इस सीजन में खासकर खजूर के रस या इस तरह की चीजें भी सुबह सुबह ठंडा हो और ताजा हो तभी सेवन करें। गर्म और थोड़ा बासी हो जाने के बाद नहीं करें, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी, धन्यवाद। आशीष जी। जी, आखिर में हम जानना चाहेंगे कि इस ऋतु में हर उम्र के लोगों के लिए और गांव और शहरी परिवेश को देखते हुए एक आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आप मनदीप जायसवाल जी, आप हमें बताएं। ओवरऑल अगर हम लोग सारी चर्चाएं जो की है, तो एक तरह से उसमें आ ही जा रहा है, लेकिन एक समरी के रूप में मैं बता सकता हूँ कि आदर्श दिनचर्या में हमें सबसे पहले मन को शांत रखना। तो इस तरह से सुबह जो हम प्राणायाम या योगासन भी जो करते हैं, या ध्यान कर्म करते हैं, उससे मन को भी शांत करते हैं, क्योंकि वो भी अगर हम अशांत रहता है, और अगर एक तरह से तो जो हम कहते हैं मानसिक रोग भी गर्मियों में बढ़ने के, जो हीट स्ट्रोक के कारण भी और गर्मी के कारण, आप सामान्य रूप से देखे होंगे कि सड़कों पे अगर चल रहा है तो गर्मियों में रोड रेज होने के या झगड़े होने के, क्योंकि जो शारीरिक गर्मी है वो मानसिक गर्मी को भी बढ़ाता है। तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। निद्रा प्रॉपर लें रात्रि में, और सुबह के ठंडक में जो सुबह सुबह की ठंडी ताजी हवा है, उसमें ही हम व्यायाम या खुली हवा में व्यायाम करें। बंद रूम में या इस तरह के उसमें व्यायाम करना ज़्यादा सही नहीं रहता है। खुली हवा में, और इतना ही व्यायाम करें जितना मैंने पहले बताया कि माथे पे पसीना हल्का आ जाए। और योगासन का बहुत अच्छा महत्व है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और शीतल रहता है। साथ में भोजन करने में हम इस चीज़ों का ध्यान दें कि पेय पदार्थों का या लिक्विड डाइट्स का ज़्यादा सेवन करें। यदि आपको कुछ भी लग रहा है कि आज मेरा पाचन थोड़ा सा, भले बीमारी कुछ नहीं लग रही है लेकिन पाचन या थोड़ी सी अनइजीनेस लग रही है, तो आप सामान्य रूप से लिक्विड डाइट पे ही आ जाएं, यानी कि फलों का रस या नॉर्मल नींबू से शरबत या इस टाइप का सेवन करें। और खान पान में पतली खिचड़ी,
सिंपल पतली खिचड़ी और चोखा इस टाइप की चीजों को ही सेवन करें। परवल आता है, को भूनकर और आप एक हाथ से मैश कर सकते हैं मसल्स के, और उसमें अपने स्वादानुसार जो भी मिर्च और ये नमक इत्यादि मिला के उसके चोखे जो बन, एक तरह से कहा जाता है देसी भाषा में, हमारे पूरब की भाषा में, या एक तरह से उसका जो भरता भरता थोड़ा वर्ड मसालेदार वाले चीजें होती हैं उनको भी कई बार लोग कहते हैं। मैं एक सादा उसको कहूँगा। तो परवल के जो ये चोखे होते हैं, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपके गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव करते हैं। आ, बाकी आपके सब्जियां, लौकी, तुरई इत्यादि का बताया, इनके जो इनके सूप जैसे बना के भी आप ये सेवन कर सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहने, दोपहर में जितना हो सके पीक गर्मी आवर के आवर में ना निकले, निकल रहे हैं तो छाता या इत्यादि का प्रयोग करना जरूर करें, छाता इत्यादि का। साथ में पानी या पेय पदार्थ का एक बॉटल अपने साथ जरूर रखें, ताकि वाटर टॉप अप आपका बॉडी वाटर वाटर रिचार्ज होता रहे, शरीर में पानी की कमी ना महसूस हो, जिससे हीट स्ट्रोक ना हो। सद्धौत मैंने बताया ही। अगर सद्धौत इत्यादि अगर नहीं भी है, उस समय आप नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो आसपास जब भी कहीं जाएं, थोड़ा दूर पे अगर थोड़े टैप या कुछ है, तो अपने शरीर को, अपने खुले अंगों को फिर थोड़ा सा पानी से चेहरे पे पानी का छींटा, और हाथ और खुले अंग जो भी हैं उनमें पानी का छींटा करते रहें, जिससे शरीर का तापमान, स्किन का तापमान ठंडा बना रहे और उससे स्किन टैनिंग इत्यादि ना हो। और हवादार जगहों पे और खुले जगहों पे छायादार जगहों पे का से को प्रयोग करें। इस तरह से आप कार्य करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि अवॉइड करें कि 12 से 4 का जो धूप वाला टाइम होता है उस समय आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये समय समझो गर्मी का है, और गर्मी से बचे रहें तभी अच्छा है। और स्नान के बारे में एक मैं बताऊंगा कि स्नान अगर आप आंवले का पेस्ट बना के, यानी आंवला की आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे, उसको आप रात में भिगो लीजिए और सुबह उसका पेस्ट बना के शरीर पे मल लीजिए और फिर स्नान करेंगे। तो ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर कोई आंवले का पेस्ट लगा के प्रतिदिन स्नान करता है तो उसको कील, मुहासे, झुर्रियां, यानी बुढ़ापे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पे, वो ना आते हुए और 100 साल तक वो जवानी के साथ वो जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसा बोला गया है। और सद्धातु घृत के बारे में मैं कहूंगा कि अगर जो उसको आप कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, या फूल की थाली में, या तांबे के अगर पात्र है उस पे अगर रगड़ के बनाएंगे तो उसमें औषधि गुण भी आ जाते हैं, जिसे आप घमौरियों में या दांत खाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेय पदार्थों में सभी ने बहुत बता ही दिया है, तो मैं कुछ पेयों को फिर से एक जगह बता देता हूँ कि आप इस मौसम में मसाला छाछ, आम पन्ना, नींबू की शिकंजी और शहद को पानी में डालकर, शहद का पानी, जीरा पेय, गुड़ का या शक्कर का शरबत या मिश्री का शरबत, मैंगो शेक, बेल का शरबत, फालसे का शरबत, जौ के जवारे का, यानी कि जौ जब हल्की सी उग आती है तो उसका जवारा जो होता है उसका जूस, ये सब पेय पदार्थ हम लोगों के परंपरा में जो है चले आ रहे हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक की बजाय इनका अगर जो इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ये शरीर को ठंडक भी देंगे, और जो हानिकारक प्रभाव जो आजकल के पेय पदार्थों में है वो उन हानिकारक प्रभावों से भी आप बच के रहेंगे। तो जिसको जो पसंद है तो वो इसमें से अपना छटनी करके उस पेय पदार्थ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाएगा। आशीष जी, जो दही आजकल लस्सी का भी लोग सब बहुत पीते हैं, तो मैंने कहीं सुना था कि अ, लस्सी का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए इस मौसम में, लस्सी क्या असल ये में, सही है? लस्सी अगर, जी जी, लस्सी अगर जो उसको अच्छे से मथ के छाछ के रूप में या मट्ठे के रूप में बना लेते हैं तो थोड़ा बहुत पिया जा सकता है, लेकिन दही का प्रयोग इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दही उष्ण प्रकृति की होती है प्लस गुरु होती है। और जैसा मंदीप जी ने अभी बताया था कि इस मौसम में हमारी अग्नि मंद रहती है, तो उसको पचाने में भी असमर्थ रहती है, प्लस गर्मी है ही, और गर्म चीज अगर जो हम शरीर में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए लस्सी अगर गाढ़ी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, पतली लस्सी का प्रयोग आप कर सकते हैं।
बिल्कुल जैसा आशीष जी ने कहा कि वो हाँ उष्ण तासीर की होती है। और एक दही में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप उसको उसमें ज्यादा जल 4 या 5 गुना जल मिला के अगर उसे पतला कर लेते हैं। और जनरली उसमें छाछ का है ही रोल ज्यादा अच्छा है, लेकिन बच्चों को जैसे कि कई बार नमकीन नहीं पसंद होता है या कुछ बड़े लोगों को भी, तो वो लस्सी पतली, आजकल जो गाढ़ी लस्सी का भी चलन है, तो वो स्वादानुसार तो सही है, लेकिन वो गर्मियों के हिसाब से नहीं सही है कंपेरेटिवली। वो सेहतानुसार खराब है। सही नहीं है। वो ठंड में फिर भी वो सेहत को फायदेमंद करेगी, गर्मी में नहीं करेगी। अब मैं चलिए इस सत्र प्रतिभागियों से चाहूंगी कि उनका कोई सवाल अगर है हमारे विशेषज्ञों से तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स में तो किसी ने कोई सवाल नहीं छोड़ा है। तो आप हमारे डायरेक्ट। विशेषज्ञों ने इतना क्लियर कर दिया है गर्मी के बारे में कि लोगों ने प्रश्न ही नहीं पूछे। अ, एक आदर्श दिनचर्या के रूप में मैं भी बताना चाहूंगा कि एक सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए और उठ के सबसे पहले शौच जाइए। शौच के बाद आके आप मंजन करिए। करने के बाद आप आराम से कुल्ला कीजिए और चेहरे पे जो है शीतल जल का प्रयोग कीजिए। हो सके तो उस जल में थोड़ा सा अगर रात का भीगा हुआ त्रिफले का पानी होगा तो वो आंखों के लिए और चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो है आप स्नान से पहले थोड़ा सा शरीर पे हल्का सा तेल वगैरह, क्योंकि इस मौसम में तेल नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रूखापन आ ही जाता है, तो उसके लिए हल्का सा तेल, या आप उपटन के रूप में जो है उपटन के अंदर थोड़ा सा तेल वगैरह मिला के उससे उपटन बनाए, उससे अपने शरीर को थोड़ा सा रगड़े, ताकि उसके ऊपर जो आजकल के मौसम में जो पसीने की वजह से जो घमौरियां वगैरह हैं वो नहीं होंगी। और उसके बाद आप शीतल जल से स्नान करें। शीतल जल का मतलब है जो नॉर्मली ग्राउंड वाटर है, उतने ठंडे पानी से आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद जो है थोड़ा आप स्मंदन वगैरह कीजिए। अगर हो सके तो स्नान के पहले थोड़ा सा व्यायाम वगैरह भी आप कर सकते हैं। और व्यायाम की जगह आप आसन और प्राणायाम पे जाएं तो इस मौसम में ज्यादा बेटर रहेगा। फिर स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा ईश्वंदन कीजिए, यानी कि थोड़ा ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद हल्का फुल्का आप नाश्ता ले सकते हैं। हल्के फुल्के का मतलब है कि उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से हजम हो जाए। भले ही वो क्वांटिटी में ज्यादा हो, लेकिन क्वालिटी में जो है डाइजेस्टिव होना चाहिए कि वो आसानी से पच जाए। क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा नहीं हो कि पेट के ऊपर आप खा लें। आधा पेट ही खाना खाएं इस मौसम में। दोपहर का भोजन जो है 11 से 12 बजे के आसपास आप कर लीजिए। और रात्रि का भोजन रात में ना करके आप 6 से 7 के बीच अगर जो कर लेंगे सूर्यास्त होने से पहले पहले, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रात में जल्दी से जल्दी, यानी कि कम से कम 9 या 10 बजे तक आप सो जाएं। तो इस प्रकार से अगर आप दिनचर्या का पालन करते हैं और 12 से 4 वाली धूप में आप बाहर नहीं निकलते हैं, तो आई थिंक आप जो है गर्मी के प्रभाव से बचे रहेंगे और इस मौसम का आनंद उठा पाएंगे। यदि किसी का है तो मनीषा जी, आई थिंक समय भी धीरे धीरे होता जा रहा है, 5:15 हो चुका है। यदि सत्र के अंत में संबंधित कोई भी अगर जो प्रश्न है इस सत्र से संबंधित, तो आप विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। अन्यथा हम लोग चाहेंगे कि इस सत्र को अब समाप्त किया जाए। मनीषा जी। जी। मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं है। जी एसपी भटनागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद उनकी आवाज अभी भी डिस्टर्ब है। आई थिंक हम लोगों को धन्यवाद ज्ञापन कर देना चाहिए। जी। तो बहुत आज के सत्र में आशा है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित किसी जो सबके जो भी प्रश्न रहे हैं उनको हमारे विशेषज्ञों ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसके घरेलू प्रबंधन या उपाय के बारे में। तो आप सभी प्रतिभागियों का मेरी तरफ से नमस्कार, और आप विशेषज्ञों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना उपयोगी समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार। विशेषज्ञों का और इस विशेषकर सत्र में मनदीप जी और भटनागर साहब थोड़ा
इंटरनेट की प्रॉब्लम रही उसके बावजूद भी, और आशीष जी और मनीषा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर विशेषज्ञों का जो इतना अमूल्य समय हम लोगों के सत्र के लिए दिया, और सत्र में भाग लेने वाले सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी इस सत्र का लाभ उठाया। और मैं चाहूंगा कि हम लोगों के फेसबुक में और यूट्यूब पे भी ये आएगा, तो उससे भी जुड़ें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार सर। अरे, नमस्कार।